गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 3 जुलाई 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हमने कई बार डिस्कस किया है न्यूज़ एनालिसिस के दौरान। क्वेश्चन है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए है पर्यावरण मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है सचिव पर्यावरण विभाग, या ऑप्शन डी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। राइट, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में सबसे पहले हमें आपको बताना है, और वीडियो के आखिर में इसको लेकर के मैं डिस्कस कर दूंगा। फर्स्ट न्यूज जो है हमारे पास कि तनाव के बीच सैन्य तैयारी तेज। तो दोनों ही सेना, चीन की सेना, भारत की सेना और साथ ही साथ पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है। राइट, तो यहाँ पे जो है भारत सरकार 33 लड़ाकू विमान खरीदने की चर्चा की गई यहाँ पे, जिसमें हम MiG-29 और सुखोई 30 रसिया से खरीदने वाले हैं। 33 लड़ाकू विमान जिसमें MiG-29 और सुखोई 30 रसिया से हम खरीदने वाले हैं। एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा न्यूज़ जो है कि बौखलाए चीन ने WTO में जाने की धमकी दी। आपको पता है कि भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया, पाबंदी लगा दिया है। ये ऐप अब इंडिया में इस्तेमाल नहीं होंगे। इसको लेकर के खुले बाजार की नीति के तहत चीन धमकी दे दिया है कि वो WTO में जाएगा। तो WTO के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हालांकि WTO एक विशाल टॉपिक है, इसको जाकर के आप अपने जो आपका नोट है या अपना जो आपका इकोनॉमिक्स की बुक है उससे जाकर के आप पढ़ लेना, या कभी फिर मौका मिलेगा तो WTO के बारे में हम एक स्पेशल लेक्चर लेंगे। कई चीज़ें WTO के बारे में मुझे डिस्कस करनी है आपके साथ, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर WTO का डिस्कस करेंगे आपके साथ। WTO की स्थापना जो है 1995 में 1995 में मराकेश संधि के तहत हुआ था। देखो, WTO से पहले एक संगठन था जिसका नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। ये संगठन थी 1950 के दौर में ये संगठन बनी है। जिस समय में वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, उसी के समय ये संगठन बनी। और इस संगठन की जो वार्ता हुई, कई दौर की वार्ता हुई, और इसमें जो अंतिम दौर की वार्ता थी उसके नाम था उरुग्वे वार्ता। और ये सारे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके गेट के अंतिम दौर की वार्ता यानी उरुग्वे वार्ता के बाद एक संधि हुआ जिसका नाम है मराकेश संधि, और ये संधि 1995 में हुआ, और इस संधि के तहत WTO की स्थापना हुई है। गेट WTO में परिणत हुआ। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड की जेनेवा में इसका मुख्यालय है। 164 नेशन इसके सदस्य हैं, और अफगानिस्तान इसका अंतिम सदस्य है जो 2016 में बना था। सदस्य देशों के मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो होता है इसका सर्वोच्च निकाय है, यानी WTO का कोई भी डिसीजन लेना होगा तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, जिसमें मंत्री जी शामिल होते हैं, इंडिया के या अन्य देशों के शामिल होते हैं, और इसकी वार्ता प्रत्येक 2 वर्ष पे होती है, और यहाँ पे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना। WTO पे मैं एक अलग से लेक्चर लूँगा, उस पर मैं WTO में क्या क्या समझौता हुआ अभी तक, एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या डिस्प्यूट है, किस तरह से एक देश दूसरे के खिलाफ WTO में जाते हैं, किस तरह से अमेरिका भारत के खिलाफ WTO में गया है, और साथ ही साथ भारत भी अमेरिका के खिलाफ WTO में गया है। ये सारी की सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ WTO की क्या प्रासंगिकता है, क्या प्रासंगिकता बच गई है, क्या नहीं है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। जल्द ही मैं कोशिश करूँगा एक लेक्चर WTO पे लेने का। 6 जुलाई से सैलानियों के लिए खुलेंगे ताजमहल सहित देश भर के सभी स्मारक। तो हमारे देश के जो पर्यटन मंत्री हैं, जो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अब जो है 6 जुलाई से खुलेंगे,
और ये जो खुलेंगे, ये सारे के सारे जो है ताजमहल खुलेंगे या अन्य स्मारक खुलेंगे, इनकी जिम्मेदारी होती है ASI की, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इसकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे देखो चर्चा भी किया गया है कि पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित देश भर में 3600 से अधिक स्मारक है जिसे खोलने की चर्चा की गई है। 6 जुलाई 2020 से ये खुलेंगे। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। हम इस संस्था के बारे में जानेंगे। देखो, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के तहत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत ये आता है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण काम राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, पुरातत्व स्थल हैं, अवशेष हो गए, उसके रखरखाव करना, उसके लिए कानून बनाना, उसको रेगुलेट करना, उसके लिए विनियमित करना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी एक तरह से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और विशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश के सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित रेगुलेट करने का काम करता है। वही चीज़ें हैं। और इसी के साथ साथ एक और एक्ट है पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972, इसको भी रेगुलेट करने का काम ये करती है। तो 2 एक्ट याद रख लेना, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972, दोनों को रेगुलेट करने का काम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग का पीरियड था। उस समय में 1861 का पीरियड, और आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति भी लॉर्ड कैनिंग के पीरियड में ही हुई थी। तो उसके समय में इसकी स्थापना हुई है। और अलेक्जेंडर कनिंघम का आपने नाम सुना होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके प्रथम जनरल डायरेक्टर थे, और वर्तमान में जो इसके जनरल डायरेक्टर हैं वो भी विद्यापति हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब देखो, यूपीएससी के लिए ये संस्था क्यों इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि राम जन्मभूमि विवाद करने में भी इस संस्था की महती भूमिका है। इस संस्था के रिपोर्ट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि यानी अयोध्या विवाद का जो डिस्प्यूट था, सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन सुनाया, और उसका आधार था ASI का रिपोर्ट, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट। इसलिए यूपीएससी में, स्टेट PCS में या अन्य जगह ये संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटिकल न्यूज है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको एक बार जरूर पढ़ना आप। हालांकि मैं इस पर डिस्कस नहीं करने वाला हूं, बस एक कोटेशन यहाँ पे जो है मौ का है, यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको। देखो, चीनी शासक मौ का एक कोटेशन है। इस कोटेशन को लेकर के मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। मौ क्या किया, उन्होंने तिब्बत पे अधिकार कर लिया 1950 में। भारत समेत अन्य देश उस समय में खामोश रहे, जिसकी सजा भारत को आज मिल रही है। इंडिया की सीमा चीन के साथ नहीं, इंडिया की सीमा तिब्बत के साथ मिलती है, राइट। और तिब्बत पे अगर चीन अधिपत्य नहीं करता, या तिब्बत पे चीन जो अधिकार कर रहा था उसका भारत या अन्य देश प्रतिकार करता, तो आज हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट चीन के साथ नहीं होते। तो मौ ने क्या कहा कि मौ ने कहा कि जो तिब्बत है ये चीन की हथेली है, राइट। तिब्बत जो है हथेली है, और हथेली की 5 उंगली होती हैं। तो पहला उंगली है नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, दूसरा उंगली है भूटान, तीसरा उंगली जो है वो है सिक्किम, चौथा उंगली है नेपाल, और 5वां उंगली है आपको लद्दाख। तो हमने हथेली पर कब्जा कर लिया, और साथ ही साथ अब आने वाले समय में हमारा टारगेट होगा इस 5 उंगली पे कब्जा करने का। तो लोकेशन याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल, सिक्किम और लद्दाख, ये 5 जगह चीन के विस्तारवादी नीति का एक अंग है। चीन इस पे कब्जा जमाना चाहता है, और यही कारण है कि ये डिस्प्यूट आज भी चल रहा है।
ये सिद्धांत किसका था? ये सिद्धांत मौ का था। और चीन के जितने भी शासक आते हैं मौ के इस सिद्धांत को रिपीट करते हैं कि ये सारे के सारे जो पार्ट हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, ये सारे के सारे पार्ट चीन का पार्ट है, एक्सटेंडेड तिब्बत का ये पार्ट है, राइट। तो बाकी इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें वही चीज़ें दिया गया है जिसका डिस्कस हमने भी किया है कि भारत की खामोशी आज भारत को जो है दुखदाई हो रही है। आज इतना डिस्प्यूट हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि 1950 के दशक में भारत खामोश था और वर्तमान समय में भी यह आवश्यकता है कि हम तिब्बत के लिए आवाज़ उठाएं। जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट ने अपने यहाँ एक बिल पारित करके आज़ाद तिब्बत की मांग रखी, उसी तरह से भारत को यह मांग रखनी चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी देश वर्ल्ड में हैं जो भारत के सहयोगी देश हैं वहाँ भी यह मांग रखनी चाहिए। जल्द से जल्द हमें तिब्बत को मुक्त करना होगा, तभी जाकर के फाइनली भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूट सॉल्व होगा। देखो, जनता को क्यों नहीं मिलता सस्ता तेल, राइट। इसके बेसिक में जाने से पहले मैं आपको एक चित्र की ओर लेकर चलता हूं। ये तस्वीर है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की। ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से जाकर के देख लेना आप। यहां पे जो कुछ लोकेशन है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं अधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जानो कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है। तो वो रिजर्व होता है जो आपातकाल के लिए कोई भी देश सेव करके रखता है अपने यहाँ पेट्रोलियम उत्पाद। यानी किसी भी तरह का आपात की कंडीशन हो गया तो यहाँ से हम तेल इंडिया को दे सकते हैं, हम अपने देश में यूज कर सकते हैं। तो आपातकालीन तेल रिजर्व एक तरह से हो गया। एक पादुर है कर्नाटका में, मैंगलोर है कर्नाटका में, उसके बाद ये हो गया विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश हो गया, और चांदी खोले ये हो गया आपको उड़ीसा में हो गया। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, कह सकते हो। एक तरह से यहाँ पे क्या होता है कि जो चट्टान होता है, चट्टान के नीचे, धरती के नीचे, चट्टान के नीचे जो है या चट्टान के बीचों बीच पेट्रोलियम स्टोर करके रखा जा सकता है या रखा जाता है, जो भारत आपातकालीन स्थिति में यूज कर सकता है। क्लियर है? तो ये कहाँ बना है, लोकेशन एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पादुर में बन चुका है, मैंगलोर में बन चुका है, विशाखापत्तनम में बन चुका है, और उड़ीसा के चांदी खोले में बन चुका है। तो एक तरह से देखो यहाँ पे ये तीन जो है ये बन चुके हैं। विशाखापत्तनम में 1.33 मिलियन मैट्रिक टन बन चुका है, 1.5 मिलियन टन बन चुका है आपको मैंगलोर में, और पादुर में बन चुका है 2.5 मिलियन टन। इस तरह से 5.33 मिलियन टन का ऑलरेडी बन चुका है भारत में। साथ ही साथ जो बनने वाली है वो बनने वाली है उड़ीसा के चांदी खोल में 4 मिलियन टन का, और 2.5 मिलियन टन का पादुर में और बनने वाली है कर्नाटका में। ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। ये लोकेशन यूपीएससी पूछ देगा आपको कि कहाँ पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बन रहा है देश में या बन चुका है। तो 5.33 मिलियन टन का बन चुका है और 6.5 का जो है हमारा बनने वाला है। क्लियर है? अब देखो इस आर्टिकल में हम चलते हैं। ओके, इस आर्टिकल में आ चुके हैं हम। इस आर्टिकल में एक जगह लेखक ने भारत को क्रिटिसाइज करने का काम किया। लेखक ने कहा है, यहाँ पे देखो, लेखक ने कहा है कि भारत 5 मिलियन टन ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व अभी तक बनाया है, जबकि चीन के पास 90 मिलियन टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बन चुका है। राइट, चीन भारत से कितना गुना अधिक है। जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में कोरोना की समस्या हुई और उस कोरोना की समस्या तेल की कीमत काफ़ी कम हो गई। अभी वर्तमान में $42 प्रति बैरल है और उस समय में लगभग $20 प्रति बैरल हो चुकी थी। ऐसे कंडीशन में चीन ने अपने यहाँ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने का काम किया था। राइट, चीन क्या कर रहा था उस समय में जब विश्व कोरोना से जूझ रहा था, चीन अपने यहाँ तेल के भंडार को बढ़ा रहा था। भारत ने तेल के भंडार को बढ़ाया नहीं, और यही कारण है कि अभी तेल की कीमत भारत में महंगा हो गया। और कुछ बेसिक पॉइंट और डिस्कस करता हूं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर और सबसे बड़ा आयातक है।
आई रिपीट, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा उपभोक्ता, तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। 2018 की डाटा की मैं चर्चा कर रहा हूं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए एक स्पेशल कंपनी है, इस कंपनी का नाम याद रख लेना, ISPRL, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। ये कंपनी पर्टिकुलरली इसी के लिए बनाई गई है कि भारत सरकार किस तरह से अपना तेल का रिजर्व बना सके। क्लियर है? लोकेशन मैंने डिस्कस कर दिया था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मैंगलोर कर्नाटका, पादुर कर्नाटका यहाँ पे बन चुका है, चांदी खोले उड़ीसा में बन रहा है और पादुर कर्नाटका में फिर बन रहा है। 5.33 ट्रिलियन मेट्रिक जो है मिलियन मेट्रिक टन का ऑलरेडी बन चुका है, इतना मिलियन टन का स्टोर हो सकता है वहाँ पे, और 6.5 मिलियन टन का अभी स्टोरेज बनने वाला है या बन रहा है, जो चांदी खोल उड़ीसा में और पादुर कर्नाटका में बनने वाला है। भारत रोजाना जो है 46 लाख बैरल तेल का खपत करती है। एक बैरल में कितना होता है? देखो, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है कि एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। एक बैरल में, आई रिपीट, क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम में पूछा है कि एक बैरल में 159 लीटर जो होते हैं ये पेट्रोल होते हैं, इतना तेल होता है एक बैरल के तहत। और भारत की क्षमता कितना यूज करता है भारत प्रतिदिन? तो 86 लाख बैरल तेल खपत करता है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना। भारत की जो वर्तमान की क्षमता है वो 87D की क्षमता है। यदि हमें तेल मिलना बंद हो जाए विश्व से तो फिर भी 87 डे हम अपना काम चला सकते हैं। चीन कितना दिन काम चला सकता है? चीन 2 वर्ष काम चला सकता है। मतलब अगर आज के समय में चीन को तेल मिलना बंद हो जाए, बावजूद इसके चीन 2 वर्ष तक आसानी से काम कर सकता है। भारत का भंडारण 87 डे का। ये तो कुछ बेसिक पॉइंट हो गया। एडिटोरियल क्या होता है ना, एडिटोरियल होता है कि कुछ उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। अब देखो, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो तेल के लिए आपको जानकारी होना चाहिए। अब एडिटोरियल में जो कह रहा है राइटर कि ये अभी तेल महंगा क्यों हो रहा है, अभी पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, और पहली बार ऐसा रहा है कि डीजल जो है, दिल्ली में डीजल जो है वो पेट्रोल से अधिक महंगा हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोरोना के समय में सरकार को जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है, उस रेवेन्यू को प्राप्ति करने का एक अच्छा सोर्स है कि पेट्रोल को महंगा किया जाए। अगर पेट्रोल डीजल अगर महंगा होगा तो सरकार को अधिक रेवेन्यू प्राप्त होगी और सरकार कोरोना से बचाव के लिए अधिक खर्च कर पाएगी। ये सभी को जानकारी है, ये चीज़ें जो है सभी को जानकारी है कि सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और ख़ास करके कोरोना के समय में जो सरकार 21 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उसकी आपूर्ति के लिए सरकार इस तरह का टैक्सेस बढ़ा रही है। क्लियर है? तो इसके अतिरिक्त इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं दिया है, कुछ डाटा और दिया है। मनमोहन सिंह के समय का डाटा दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के समय का डाटा दिया हुआ है, एक बार जाकर के देख सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ चर्चा की उसको निश्चित तौर पे जाकर के देख लेना, और जो वो पिक्चर मैंने आपको दिखाया वो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। कृषि उत्पादों की वैश्विक मांग का फायदा उठाने की तैयारी। यहां पे देखो एक संगठन की जिक्र है और ये संगठन का नाम है एपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी एपीडा। ये देश में 70 जिलों का पहचान किया और यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जगह इनको चिन्हित किया, यानी वो जिला 70 जिला जहाँ पे कोई सामान विशिष्ट उत्पादन होता है उसको चिन्हित किया। अब उसको विश्व लेवल पे एक्सपोर्ट करने का काम एपीडा करेंगे। तो यहाँ पे 2 संस्था, पहली तो एक कृषि निर्यात नीति 2018 क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और दूसरा एपीडा के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है एपीडा को लेकर के। अब देखो सरकार क्या हुई कि 2018 में कृषि निर्यात नीति लाई कि किस तरह से हम कृषि का निर्यात बढ़ाएं। सरकार का उद्देश्य 2022 में, आपको याद रखो कि 2022 सरकार क्यों कर रही है,
सरकार का हर एक टारगेट किसान को लेकर के 2022 होता है, इसलिए कि सरकार ने टारगेट फिक्स किया था कि 2022 तक हमें किसानों की आय को दोगुना करना है। तो इसके लिए सरकार ने तय किया है कि 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना करके $60 बिलियन कर लेना, $60 अरब कर लेना है 2022 तक किसानों की कृषि निर्यात को जो है बढ़ा करके $60 बिलियन कर लेना। तो इसका मकसद क्या हुआ, इसका जो है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि वर्तमान समय में $30 बिलियन, राइट, वर्तमान समय में यानी 2018 में कृषि निर्यात भारत का $30 बिलियन था, जिसे बढ़ा करके $60 बिलियन 2022 में सरकार ने करने का लक्ष्य तय किया। आई होप आपको सरकार का लक्ष्य ऐसा क्यों सरकार रखी, 2022 में ही सरकार ने क्यों ऐसा किया, 2022 के लिए ही सरकार ने क्यों टारगेट फिक्स किया, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका मूल मकसद यही है कि किसानों की आय को दोगुना करना, जो सरकार 2022 में करने वाली है। कृषि निर्यात नीति के तहत चाय हो गया, कॉफी हो गया, चावल हो गया, जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है और साथ ही साथ वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई जाती है। अब देखो एपिडा क्या हुआ, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कृषि निर्यात नीति 2018 को लेकर के। एपिडा क्या है और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एपिडा जो है द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी एग्रीकल्चर जो उत्पाद होते हैं, चावल हो गया, दाल हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, इसको अगर निर्यात करने की जिम्मेदारी है तो वो किसकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है एपिडा की। इसकी स्थापना 1985 में किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है। नॉर्मली यूपीएससी आपको कन्फ्यूजन के लिए फंसा देगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत आता है, यूपीएससी ये ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है कि एपिडा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत नहीं आता है, कॉमर्स मंत्रालय के तहत आता है, क्योंकि इसका बेसिक काम बिजनेस करने का है। एग्रीकल्चर उत्पाद को बिजनेस करने का काम, विदेश भेजने का काम एपिडा का है, इसलिए यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है, एग्रीकल्चर के तहत नहीं आता है। बहुत सारा उत्पाद है इसका, जैसे फल सब्जी हो गया, मांस हो गया, कुक्कुट हो गया, डेयरी उत्पाद हो गया, बिस्कुट हो गया, शहद, गुड़, चीनी, कोको, मादक पेय, अनाज, मूंगफली, ये बहुत सारे अन्य उत्पाद हैं जिसका जिम्मेदारी है एपिडा को, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एपिडा को मिल रहा है कि किस तरह से इसके निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए, इसके निर्यात को बढ़ाया जाए। आई होप आपको ये बेसिक न्यूज़ क्या है वो क्लियर हो गया होगा और इस न्यूज़ के जो पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसको भी पढ़ सकते हैं, राइट। देखो आपको जानकारी होना चाहिए कि पुतिन साहब जो हैं ये 2036 तक के लिए रशिया के संविधान में अमेंडमेंट करके इनको 2036 तक के लिए यानी आने वाले 16 वर्ष के लिए और रशिया के राष्ट्रपति फिक्स किया गया। आने वाले 16 वर्ष और राष्ट्रपति पुतिन जो है रशिया के राष्ट्रपति फिक्स रहेंगे, रशिया के राष्ट्रपति यही रहेंगे। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर बोल रहा हूँ, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती है। तो यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछेगी, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देगी आपको कि तितली की 2 नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हुआ। ऑप्शन ए आपको दे देगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आपको दे देगा अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन सी आपको दे देगा मेघालय, ऑप्शन डी आपको दे देगा त्रिपुरा, राइट। तो इस तरह से यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन अधिक पूछती है। कुछ तितली का नया खोज हुआ, कुछ अन्य प्रजाति का नया खोज हुआ, यूपीएससी के लिए हॉट क्वेश्चन होता है। तो याद रख लेना आप कि अरुणाचल प्रदेश में तितली की 2 नई प्रजाति की खोज हुई है। उसका नाम भी एक बार देख लेना, ये नाम है स्ट्राइपर्ड हेयर स्टिक, ये तितली हैं। और दूसरा है एल्यूजिव प्रिंस दूसरा है, पहला है स्ट्राइपर हेयर स्ट्रिप,
नाम अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन अधिक इंपॉर्टेंट है। लोकेशन याद रख लेना, अरुणाचल प्रदेश में इसका खोज हुआ है तितली की 2 नई प्रजाति, और अब फाइनली 1327 तितली की नई प्रजाति इंडिया में रहती है। यहाँ पे देखो, जब भी हम इकोलॉजी की डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ जब भी हम भूजल के बारे में डिस्कस करते हैं, एनवायरनमेंट को क्या समस्या है उसको लेकर के डिस्कस करते हैं, तो हमने कई बार आपके साथ बताया है कि पानी की जो समस्या है, खास करके पंजाब का जो क्षेत्र है वहाँ पे धान की खेती करना से इकोलॉजिकल नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है धान की खेती करने से। क्यों हमने ऐसा बोला था? हमने ऐसा इसलिए बोला था कि धान की खेती में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये अवतार सिंह जी हैं, ये यूएस में जॉब करते थे, बाहर जॉब करते थे। इन्होंने वहाँ जॉब छोड़ करके एक नई टेक्निक की खोज की है, और इस टेक्निक का नाम है, देखो इस टेक्निक का नाम है एनारोबिक सीडिंग ऑफ राइस। आई रिपीट, टेक्नोलॉजी का नाम है एनारोबिक सीडिंग ऑफ राइस। नॉर्मल जहाँ पे, साधारण रूप से जहाँ पे धान की खेती के लिए 3200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, वहीं अब महज 300 लीटर पानी में जो है धान की खेती हो जाएगी। यानी महज 90% रिड्यूस कर दिया है पानी की क्राइटेरिया को, राइट। जहाँ 3200 लीटर यूज होता था पानी, वहाँ महज 300 लीटर में अब धान की खेती हो सकती है। तो इस तरह की टेक्निक जो है निश्चित तौर पे आवश्यकता था। भूजल को लेकर के, ग्राउंड वाटर को लेकर के जिस तरह से पानी की समस्या हो रही है, इस तरह की टेक्निक की आवश्यकता है, और अन्य जगह भी इसका यूज किया जा सकता है, और वहाँ पे धान की खेती हो सकती है, राइट। तो 2 पॉइंट याद रख लेना, एक तो अवतार सिंह जी का नाम याद रखना, और दूसरा नाम याद रखना एक टेक्निक का जिसका नाम है एनारोबिक सीडिंग ऑफ राइस टेक्नोलॉजी। क्लियर है? ओके, हमारे पास आज इतना ही न्यूज़ था। हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसका जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आप ये कंफ्यूज मत करना है कि इसके अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होते हैं, नहीं, इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जितने भी वाइल्ड लाइफ से लेकर जो डिसीजन लेना होता है वो प्राइम मिनिस्टर की पीठ वाली अध्यक्षता वाली पीठ ही लेती है, राइट। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।